नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं हूं आपका अपना एजुकेटर शुभम पांचाल और स्वागत करता हूं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की लेक्चर सीरीज में, जिसका हम देखने वाले हैं आज पार्ट नंबर 10, जिसमें हम देखेंगे कृषि एवं उसके विभिन्न प्रकार के तंत्र एवं उत्तराखंड की सिंचाई व्यवस्था। देखिए यहाँ पर जलवायु मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जलवायु का ही पार्ट ही ये है और इसके पूर्व में जलवायु को बता चुका हूं, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। हमारे द्वारा कुछ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस एवं बीपीएससी की आप प्री एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी हमसे जुड़ के कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8564880530 या 96960608 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और बने रहिए हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड में कृषि, सिंचाई एवं पशुपालन। चूंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार उत्तराखंड की यदि हम देखें तो उत्तराखंड की जो यदि विशेषता देखें तो उत्तराखंड की जो विशेषता है वो ये बोल सकते हैं कि जो आत्मनिर्भरता है, आजीविका का जो प्रमुख साधन है वह भी कौन सा है, आपका कृषि और पशुपालन है। कौन सा आपका कृषि और पशुपालन है। यदि राज्य की टोटल जनसंख्या की बात की जाए तो राज्य की लगभग 90% जनसंख्या कृषि पर डिपेंड करती है, अर्थात कृषि पर निर्भर करती है। यदि राज्य के भौगोलिक परिस्थितियों की बात की जाए तो चूंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि उत्तराखंड राज्य जो है उसकी भौगोलिक परिदृश्य विशेषताएं अलग अलग हैं। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वतीय क्षेत्र, और कहीं पर हल्का फुल्का मैदानी क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए इसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो विषम प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से कृषि और सिंचाई की टेक्निक को विद्यमान नहीं होने दे रही है या विकसित नहीं होने देती है। यदि हम कुल क्षेत्रफल की बात करें कि राज्य में कुल कृषि क्षेत्र खेती योग्य हेतु कौन सा कितने प्रतिशत या कितने हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र है, तो वह है आपका 78,000, माफ कीजिएगा 7,84,117 हेक्टेयर है। कितना है, 7,84,117 हेक्टेयर है। और राज्य की कुल आबादी का 75% भाग, कितना भाग, 75% भाग ग्रामीण आजीविका के लिए परंपरागत रूप से कृषि पर डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, राज्य का कितने प्रतिशत भाग, तो राज्य का कुल आबादी का 75% भाग ग्रामीण आजीविका के लिए परंपरागत रूप से कृषि पर डिपेंड करता है। चूंकि मैं आपको बता चुका हूं कि उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है और 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। ध्यान रखिएगा, 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। और राज्य के कुल भूमि के क्षेत्र की यदि बात की जाए तो 86.07% पर्वतीय और 3.93 भाग मैदानी है। और राज्य का जो मैदानी भाग है वो कृषि हेतु उपयुक्त माना जाता है, जिसमें लगभग जनसंख्या की यदि दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से लगभग 33.38%, ध्यान रखिएगा 33.38% इसका आप कह सकते हैं कि जनसंख्या से जुड़े हुए लोग हैं। तो आप सभी को ज्ञात हो गया होगा जनसंख्या से कृषि से लोग कितने जुड़े हुए हैं। आइए उत्तराखंड में शुरू करते हैं भूमि सुधार एवं भूमि बंदोबस्त व्यवस्था, कि उत्तराखंड में भू सुधार किस प्रकार से हुआ है, उत्तराखंड में भूमि से संबंधित बंदोबस्त समस्याएं या व्यवस्थाएं क्या क्या हैं। तो आइए आपके इस पॉइंट को शुरू करते हैं। तो राज्य में भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत पर्वतीय भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में, तलाम, उपराऊ अव्वल, उपराऊ दोयम और इजरान और कटिल। ध्यान रखिएगा, तलाम, उपराऊ अव्वल, उपराऊ दोयम, इजरान और कटिल में 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांट दिया गया है, 5 भागों में बांट दिया गया है। इसी प्रकार यदि हम भूमि बंदोबस्त व्यवस्था की बात करें तो सर्वप्रथम 1812 में गोरखा काल में, किस काल में, गोरखा काल में भूमि बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई थी। और ब्रिटिश काल में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था शुरू, 1815 में। कब शुरू हुआ था, 1815 में पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में शुरू हुआ। और 1815 में गार्डनर द्वारा, किसके द्वारा, गार्डनर द्वारा कुमाऊं में, तथा 1816 में टेल द्वारा भूमि बंदोबस्त गढ़वाल में शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1815 में गार्डनर द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में और 1816 में टेल द्वारा
गढ़वाल क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त व्यवस्था को शुरू किया गया। इसी के साथ साथ यदि हम भूमि बंदोबस्त व्यवस्था की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, विकेट नहीं है, क्षमा चाहता हूँ मैं यहाँ पर, ये थोड़ा स्प्रिंट है। यदि हम भूमि बंदोबस्त व्यवस्था की बात करें तो भूमि बंदोबस्त व्यवस्था में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया। इस बंदोबस्त पर्वतीय भूमि की 5 वर्षों में बांटकर जो खातेदार थे विभिन्न प्रकार की, उनकी भूमिका को अलग अलग लेखा जोखा में उपलब्ध कराया जाता है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, नहीं वाला, यहाँ पर इसको आप देख लीजिएगा। तो जो भूमि बंदोबस्त व्यवस्था है उसकी पद्धति की यदि बात की जाए तो उसको वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ा गया है। वो 5, उसको बोल सकते हैं कि 5 भागों में, वर्षों में नहीं, 5 भागों में उसे अनेक प्रकार से बांटा गया है। तो आइए हम देख लेते हैं। इसी के साथ साथ ब्रिटिश शासनकाल और अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश शासनकाल और अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में केवल गढ़वाल मंडल में एक दर्शन के नेतृत्व में हमको संपन्न हुआ। और ब्रिटिश का 11वां का बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिश काल का 11वां अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में उनके नेतृत्व में हुआ था, और ये आपको याद होना चाहिए। और कृषि भूमि मापने के लिए राज्य में मुख्य उपयोग किया जाता है। देखिए, आप कह सकते हैं कि जो कृषि है राज्य का मुख्य उपयोग अगर हम देखें तो किस में क्या आता है, तो भूमि में का जो उपयोग है, इस लाइन का जो आंसर मैं बताता हूँ कि जो भूमि है उसका उपयोग मुख्य रूप से कृषि के लिए किया था। यहाँ पर ऐसा डिनोट किया गया है कि कृषि का उपयोग सर्वप्रथम यहाँ पर किया गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि राज्य में सर्वाधिक जो भूमि है उसका उपयोग कहीं ना कहीं कृषि के लिए अधिक किया जाता रहा है। आइए बात कर लेते हैं जो 5 प्रकार के भूमि के प्रकार थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम है आपका प्रथम वाला तलाऊ भूमि। यदि तालाब भूमि की बात करें तो तालाब भूमि मुख्यतः घाटी के तलवों में पाई जाती है, जहां सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। और जब भूमि बोल सकते हैं कि उत्तराव भूमि से 3 अच्छी मानी जाती है, ध्यान रखिएगा, जो उत्तराव भूमि है उससे 3 गुना अच्छी मानी जाती है। और यह जो भूमि है या जो मिट्टी है इसमें अधिकतर धान उगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो तालाब भूमि की विशेषता आपको बता चुका हूँ कि घाटी के तराई क्षेत्र में या तलवों वाले क्षेत्र में पाई जाती है या तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, और इसमें धान की खेती अधिक होती है। इसी के साथ साथ उपराऊ भूमि की यदि बात की जाए तो उपराऊ भूमि एक असिंचित भूमि होती है और राज्य के ऊपरी भागों में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, एक असिंचित भूमि होती है और राज्य के ऊपरी भागों में पाई जाती है, जिसको हम 2 वर्गों में देख लेते हैं। कितने वर्गों में देख लेते हैं? 2 वर्गों में। एक है आपका उपराऊ अव्वल और एक है आपका उपराऊ दोयम, ध्यान रखिएगा, उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम आपके उपराऊ भूमि के 2 प्रकार हैं। और उपराऊ अव्वल भूमि की यदि बात करें तो उपराऊ अव्वल भूमि उपराऊ दोयम भूमि से कितने गुना अच्छा है? तो ध्यान रखिएगा, 1.5 गुना अच्छा माना जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि उपराऊ भूमि के जो 2 भाग हैं, उपराऊ अव्वल तथा उपराऊ दोयम, इनके 2 भाग हैं। और उपराऊ अव्वल भूमि उपराऊ दोयम भूमि से 1.5 गुना अच्छी मानी जा सकती है। इसी के साथ साथ थर्ड वाला है आपका इजरान भूमि। यदि इजरान भूमि की यदि बात की जाए तो वनों के बीच या किनारे पर पाई जाने वाली परिपक्व एवं पथरीली भूमि को इजरान भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनों के बीच या किनारे पर पाई जाने वाली परिपक्व एवं पथरीली भूमि को इजरान भूमि कहा जाता है। और पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों के समीप की भूमि को घरिया, गांव के मध्य की भूमि को बिचलिया तथा वनों से लगी भूमि को बुन्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वनों से लगी भूमि को क्या कहा जाता है? बुन्या कहा जाता है। और गांव के मध्य की भूमि को क्या कहा जाता है? बिचलिया कहा जाता है। और गांव के समीप की भूमि को घरिया कहा जाता है। ध्यान रखिए, क्या कहा जाता है? घरिया। तो 3 चीज़ें रखिएगा कि पर्वतीय क्षेत्र के जो गांव हैं उनके समीप के क्षेत्र को घरिया गांव, गांव के मध्य भूमि को बिचलिया और वनों से लगी भूमि को बुन्या कहा जाता है। आइए हम देख लेते हैं कृषि के प्रकार, कि अब कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देख लेते हैं, सर्वप्रथम हम समोच्च रेखीय कृषि। सर्वप्रथम हम देखेंगे समोच्च रेखीय कृषि। देखिए, समोच्च रेखीय जो कृषि है यह कृषि क्षरण नियंत्रण, नमी संरक्षण एवं फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक आसान, प्रभावशाली एवं कम लागत वाली विधि भी है। ध्यान रखिएगा, क्षरण, ये थोड़ा सा क्षरण है यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये है आपका राइट क्षरण। तो समोच्च रेखीय जो कृषि है वो क्षरण नियंत्रण, नमी संरक्षण एवं फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक प्रभावशाली और एक कम लागत वाली विधि मानी जाती है। और पहाड़ी ढालों के विपरीत जो कंटूर रेखा है उस पर विभिन्न प्रकार से जो कृषि की जाती है उसको समोच्च रेखीय कृषि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पहाड़ी ढाल के विपरीत जो कंटूर रेखा पर जो कृषि की जाती है उसको समोच्च रेखीय कृषि कहते हैं। और इस तरह की खेती में किसान ढलान के क्षेत्र में प्रगति बनाकर या पगड़ी या बोल सकते हो मेड़ बनाकर, आप इसको मेड़ भी बोल सकते हैं, मेड़ बनाकर, इसकी वजह से प्रगति नहीं है वो,
मेड़ बनाता है, जिसके द्वारा जो वर्षा होती है उस वर्षा में क्या होता है, जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में नमी सुरक्षित रहती है तथा वर्षा क्षेत्र में मृदा अपरदन भी इससे कम हो जाता है। तो कौन सी कृषि है वो? समोच्च रेखीय कृषि। अगली बात करते हैं, अगली है आपकी सीढ़ीदार कृषि। आपका इसका नाम सुना होगा, सीढ़ीदार कृषि आपने कई पर्वतों में देखी होगी जहाँ पर चाय की खेती अधिक की जाती है। उसी प्रकार सीढ़ीदार यदि कृषि की बात करें तो सीढ़ीदार कृषि में पर्वतीय ढालों की सीढ़ियों में परिवर्तित किया गया है या परिवर्तित किया जाता है उनको, मतलब जो पर्वतीय ढाल है उनको सीढ़ी नुमा उनको बनाया जाता है और अधिक ढाल वाली भूमि पर आड़ी जुताई करके सीढ़ीदार कृषि की जाती है। इस प्रकार से आड़ी भूमि पर बोल सकते हैं कि जो अधिक पर्वतीय होता है उस पर एक सीढ़ी नुमा आड़ी प्रकार से जुताई की जाती है और उस पर कृषि की जाती है। और इस प्रकार के खेतों को बनाने के लिए मूल रूप से कृषि उपकरण के सहयोग से सीढ़ी नुमा आकार में एक समतल पट्टियों का निर्माण भी किया जाता है। तो वह क्या कहलाता है? आपका सीढ़ीदार कृषि कहलाता है। अगली कृषि का नाम है आपका स्थानांतरणशील कृषि। देखिए, स्थानांतरणशील कृषि की यदि बात की जाए तो इस कृषि की पद्धति में वनों के किसी भी स्थान का चयन किया जाता है, फिर इसे साफ करके यहाँ पर कृषि की जाती है और जब तक मिट्टी की उत्पादकता क्षमता बनी रहती है तब तक वहाँ पर कृषि की जाती है और जैसे ही मिट्टी की उत्पादक क्षमता कम होती है वह स्थान छोड़ दिया जाता है। इसको बोलते हैं स्थानांतरण कृषि और अगर सरकार इसको रोकने के लिए सतत प्रयास भी कर रही है। इसी के साथ साथ यदि राज्य की प्रमुख फसलों की बात करें तो आइए शुरू करते हैं राज्य की प्रमुख फसलें। तो राज्य की प्रमुख फसलें की यदि बात की जाए तो राज्य में रबी खरीफ फसलों की कृषि अधिक की जाती है। ध्यान रखिएगा, राज्य में रबी खरीफ फसलों की कृषि अधिक की जाती है तथा जायद फसलों की कृषि रबी व खरीफ की अपेक्षा कम की जाती है। ध्यान रखिएगा, इसी के साथ साथ रबी फसलों की अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बुवाई की जाती है और यदि इनकी कटाई की बात करें तो इनकी कटाई मार्च अप्रैल तक की जाती है। इसी के साथ साथ फसलों की कम जल औसत ताप की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, आप नहीं, ये ताप है, माफ़ कीजिएगा। फसलों में कम जल और औसत ताप की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू आदि फसलें आते हैं। और उत्तराखंड में बोई जाने वाली फसलों में यदि हम देखें प्रमुख रूप से तो वह है आपकी मुख्य फसल में गेहूँ, धान, मंडुआ, आलू इत्यादि। ध्यान रखिएगा, गेहूँ, धान, मंडुआ और आप बोल सकते हैं कि इत्यादि। तो ये कह रहे थे कि हम यहाँ पर फसल कौन कौन सी थी, तो हमने देखा कि गेहूं, धान, मंडुआ, आलू इत्यादि हैं। और खरीफ की फसलें यदि हम देखें तो जो खरीफ की फसलें होती हैं वो अधिक जल और अधिक ताप वाली होती हैं। और इनकी बुआई की बात करें कि इनको बोया कब जाता है, तो इनको बोया जाता है खरीफ की फसल को मई से जुलाई के मध्य में। इसी के साथ साथ राज्य में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा यदि हम देखें कुमाऊं मंडल में अधिक कृषि की जाती है। ध्यान रखिएगा, राज्य में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल में अधिक कृषि की जाती है। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख फसलों को हम यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल्स में कि कौन कौन सी फसलें उत्तराखंड में हैं। तो आइए शुरू करते हैं गेहूं से। गेहूं की यदि बात की जाए तो गेहूं उत्तराखंड राज्य की सबसे महत्वपूर्ण एक फसल है। इसके लिए दोमट मिट्टी से 50 से 60 सेंटीमीटर, इसलिए दोमट मिट्टी, ध्यान रखिएगा, इसलिए कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा, आरंभ में 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान और उसके बाद में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान की आवश्यकता गेहूं की फसल के लिए होती है। इसी के साथ साथ यदि कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो राज्य में लगभग 33%, कितना? 33% भूमि पर गेहूं उगाया जाता है। इसी के साथ साथ इसकी खेती के लिए देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, टिहरी जिला, गढ़वाल एवं पौड़ी जिले में आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण रूप से गेहूं की कृषि की जाती है। नैनीताल के अतिरिक्त यह फसल सभी जिलों की प्रथम क्रम की एक फसल मानी जाती है। प्रथम क्रम की फसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रथम बोल सकते हैं कि प्रथम उपरांत इसी को ही बोया जाता है। तो गेहूं की यदि बात की जाए तो गेहूं 33%, कितना? 33% आपका कह सकते हैं कि यहाँ पर उगाया जाता है। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट, और अगला है आपका मक्का। यदि हम मक्के की बात करें तो मक्का, इसके प्रमुख उत्पादक जिले देहरादून और पिथौरागढ़। ध्यान रखिएगा, मक्के के यदि हम प्रमुख उत्पादक जिले की बात करें तो मक्के के प्रमुख उत्पादक जिले आपके देहरादून और पिथौरागढ़ हैं और 3.8 भूमि पर मक्के का उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 3.8% भूमि पर मक्के का उत्पादन किया जाता है। आइए नेक्स्ट फसल की बात करते हैं। तो अगली फसल आपकी जौ। जौ की यदि बात की जाए तो जौ अधिकतम कृषि देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी जिला में की जाती है और राज्य के अल्मोड़ा, नैनीताल जिलों में भी जौ की खेती
की जाती है। तो आपको क्या होना चाहिए, राज्य के अल्मोड़ा जिले में भी नैनीताल की खेती की जाती है। अगला है आपका चावल। यदि हम चावल की खेती की बात करें तो चावल राज्य की सबसे महत्वपूर्ण दूसरी फसल है। प्रथम वाली कौन सी थी, प्रथम गेहूं थी, और द्वितीय की यदि बात की जाए तो द्वितीय हो गई आपकी चावल। और चावल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी चाहिए या मटिया दोमट मिट्टी चाहिए। और यदि इसकी जलवायु की बात करें कि किस जलवायु में चावल उगेगा, तो गर्म जलवायु चाहिए, 75 से 125 सेंटीमीटर तक की वर्षा चाहिए। और रोकते समय इसको 20 तथा पड़ते समय 27 तापमान सर्वोत्तम होता है। धन बढ़ते समय, माफ कीजिएगा, पढ़ते नहीं, बढ़ते समय। तो रोकते समय मतलब जब रोपते हैं इसको, रोपते कनी रोपते धनकी का रोपते समय 20 तथा बढ़ते समय 27 तापमान इसका सर्वाधिक होता है। और राज्य की कुल कृषि की यदि बात करें तो राज्य की कुल कृषि भूमि के लगभग 26% भाग पर चावल उगाया जाता है। कितने प्रतिशत भाग पर, 26% भाग पर चावल उगाया जाता है। देहरादून, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, बागेश्वर चावल के प्रमुख उत्पादक हैं। और नैनीताल जिले की यदि प्रथम फसल की बात करें तो वह कौन सी हो गई आपकी, नैनीताल जिले की प्रथम फसल हो गई आपकी चावल। और राज्य की बात करें तो राज्य में द्वितीय क्रम की फसल में सर्वाधिक चावल ही मिलता है दानकी का। और प्रथम में कौन सा मिलता है, तो वह मिलता है आपका गेहूँ। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट का। तो अगली है आपकी सरसों की फसल। चूंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि जो सरसों की फसल है उसके लिए शुरुआत में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान और अंत तक 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान की आवश्यकता होती है। और यदि राज्य की बात की जाए तो राज्य में अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, चमोली आदि जिलों में सरसों की कृषि की जाती है। आइए शुरू करते हैं मंडुआ की। मंडुआ, तो मंडुआ की यदि खेती की बात की जाए तो राज्य के जो प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा, राज्य के पर्वतीय भागों में मंडुआ की खेती की जाती है। अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर आदि प्रमुख मंडुआ उत्पादक जिले हैं। और मंडुआ उत्तराखंड का कहाँ निर्यात किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जापान को निर्यात किया जाता है। तो आप सभी को ज्ञात होगा होगा कि जो मंडुआ है वो जापान को निर्यात किया जाता है। आइए अगली फसल देख लेते हैं। अगली फसल है आपकी गन्ना। यदि गन्ने की बात की जाए तो गन्ने के लिए चिकनी दोमट मिट्टी, ध्यान रखिएगा मिट्टी कौन सी है, गन्ने के लिए चिकनी दोमट मिट्टी, 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा तथा 20 डिग्री से लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान की गन्ने की फसल को उगाने के लिए आवश्यकता होती है। इसी के साथ साथ राज्य के भाबर तथा तराई क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा भाबर, बाबर नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, राज्य के भाबर तथा तराई क्षेत्र के 4 जिलों ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून में गन्ने की खेती की जाती है। और इन जिलों की कुल कृषि योग्य भूमि की यदि बात की जाए तो इन जिले में कुल कृषि योग्य की भूमि की बात करें तो लगभग 40% भाग में गन्ना उगाया जाता है। कितने भाग में, 40% भाग में गन्ना उगाया जाता है। तो ये थी कुछ कुछ फसलें जो हमने देखी कि उत्तराखंड में एक महत्व रखती हैं या उत्तराखंड के जीके में संबंधित कुछ क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है आपका सब्जी एवं मसाले। सब्जी और मसाले भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। यदि हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में सब्जी उत्पादन में आलू का प्रथम स्थान है। ध्यान रखिएगा, आलू का प्रथम, पोटैटो का प्रथम स्थान माना जाता है। और यह राज्य के लगभग सभी जिलों में उगाया जाता है। और इसके अलावा यदि अन्य सब्जियों की बात करें तो फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची या शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन आदि का भी उत्पादन होता है। और इसी के साथ साथ राज्य में हल्दी, अदरक, मिर्च, लहसुन, धनिया, बड़ी इलायची की खेती भी की जाती है। और इसी के अंतर्गत यदि जिस प्रकार हमने देखा कि सब्जी में आलू प्रथम है, उसी प्रकार यदि हम मसालों की बात करें तो मसालों के अंतर्गत प्रथम स्थान पर अदरक, द्वितीय स्थान पर हल्दी और तृतीय स्थान पर लहसुन का उत्पादन किया जाता है। प्रथम अदरक, द्वितीय में हल्दी और तृतीय में लहसुन का उत्पादन किया जाता है। तब क्वेश्चन आगे कि भैया जी लहसुन का उत्पादन उत्तराखंड राज्य में कितने स्थान पर है, तृतीय स्थान पर बताने कीजिएगा। प्रथम का किसका है, तो प्रथम अदरक है, द्वितीय हल्दी है, तृतीय आपका लहसुन होता है। तो ये बात हुई हमारी सब्जी की और मसालों की। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका उत्तराखंड में बागवानी। उत्तराखंड में बागवानी, तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में बागवानी की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड में बागवानियों की शुरुआत 1869 में यूरोपीय मिशनरियों ने तथा सेना के अधिकारियों ने बागवानी
शुरू की थी। ध्यान रखिएगा 1869 में जो यूरोपीय मिशनरी है वो तथा उनकी सेना के जो अधिकारियों थे उन्होंने बागवानी प्रारंभ की थी। और आर्थिक सर्वेक्षण 2018 यदि 19 की बात करें, 2018-19 की बात करें तो राज्य में फलों के अंतर्गत सर्वप्रथम स्थान पर नाशपाती, द्वितीय स्थान पर आड़ू, तृतीय स्थान पर सेब का उत्पादन भी किया जाता है। प्रथम स्थान पर नाशपाती, द्वितीय स्थान पर आड़ू और तृतीय स्थान पर सेब का उत्पादन भी किया गया है बागवानी में। तो आइए देख लेते हैं उत्तराखंड की प्रमुख बागवानी फसलें। तो आइए शुरू करते हैं नाशपाती से। किससे शुरू करेंगे हम? नाशपाती से। चूंकि जो आपको ज्ञात होगा कि जो उत्तराखंड में नाशपाती की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड में नाशपाती एक अत्यधिक रूप से उगाया जाता है, जो कि नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार और देहरादून जिलों में प्रमुख रूप से उत्पादन इसका किया जाता है। इसी के साथ साथ लीची की यदि बात करें तो लीची यदि माफ़ कीजिएगा, यदि लीची की बात करें तो लीची में देहरादून में नैनीताल, उधम सिंह नगर आदि जिलों में लीची का उत्पादन किया जाता है। और उत्तराखंड की जो नैनीताल की जो लीचियां हैं, ध्यान रखिएगा लीचियां नहीं, लीचियां, उत्तराखंड के जो नैनीताल की जो लीचियां हैं वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। और देहरादून लीची का प्रमुख उत्पादक जिला है और भारत सरकार ने इसे लीची निर्यात जोन में भी सम्मिलित किया। ध्यान रखिएगा लीची निर्यात जोन में सम्मिलित होने वाला उत्तराखंड का उत्तराखंड राज्य का जिले का नाम बताइए, तो वो कौन सा आपका? देहरादून आपका है। अगली बात करते हैं हम सेब की। चूंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि उत्तराखंड में सेब भी उगाए जाते हैं, अर्थात इनका भी उत्पादन वहाँ पर किया जाता है। तो उत्तराखंड में सेब के प्रमुख उत्पादक की बात करें तो उत्पादक जिले में उत्तरकाशी, नैनीताल, देहरादून और चमोली आते हैं। और उत्तरकाशी में स्थित हरसिल सेब की बागवानी विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। ध्यान रखिएगा हरसिल सेब की जो बागवानी है वो विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। और उत्तराखंड में उत्पादित सेब को दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से भी बेचा जाता है। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से भी बेचा जा सकता है। इसी के साथ साथ अगले फल की बात करते हैं तो अगला फल है आपका आड़ू। आड़ू की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चमोली प्रमुख रूप से आड़ू उत्पादक जिले माने जाते हैं। कौन कौन से? अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ और चमोली आड़ू उत्पादक जिले माने जाते हैं। आइए शुरू करते हैं अगला संतरा और नींबू। यदि संतरे और नींबू की बात की जाए तो राज्य के अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार आदि जिलों में संतरा और नींबू की कृषि की जाती है। यहाँ पर देशी नागपुरी और बोल सकते हैं एपंदर तथा लड्डू किस्म का संतरा उत्पादित किया जाता है। ध्यान रखिएगा देशी नागपुरी और लड्डू प्रकार का बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या उत्पादित किया जाता है? संतरा और नींबू का उत्पादन किया जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका मशरूम उत्पादन। यदि मशरूम उत्पादन की बात की जाए तो पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, देहरादून और नैनीताल। रखिएगा पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, देहरादून और नैनीताल आदि प्रमुख रूप से मशरूम उत्पादक वाले जिले हैं। और मशरूम उत्पादन की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड का स्वरोजगार का सबसे पहला विकल्प, सबसे अग्रणी विकल्प के रूप में जो माना जाता है वह माना जाता है मशरूम उत्पादन। और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मशरूम उत्पादन के लिए 50% वित्तीय सहायता भी करती है सरकार। ध्यान रखिएगा वहाँ पर 50% सहायता मशरूम उत्पादन के लिए सरकार भी कर रही है। इसी के साथ साथ शुरू करते हैं अगला पॉइंट, तो है आपका अखरोट। यदि अखरोट की बात करें तो उत्तराखंड में अखरोट पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी आप बोल सकते हैं कि प्रमुख अखरोट उत्पादक जिले आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ प्रमुख बात करें प्रमुख फसल की तो वह है आपकी चाय की। यदि चाय की बात करें तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून आदि प्रमुख चाय उत्पादक जिले माने जाते हैं। इसी के साथ साथ कौसानी, भीमताल, भवानी, कोटाबाग, चौकड़ी आदि चाय बागान ब्रिटिश काल से ही विख्यात माने जाते हैं। और चाय उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में, ध्यान रखिएगा चाय उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में निष्प्रयोज्य भूमि के भूस्वामियों से लीज पर लेके चाय बागानों की स्थापना की जा रही है। कि किस प्रकार की जो राज्य में पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें सीढ़ी नुमा, अभी मैंने आपको बताया था कि इस जो सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है वो अधिकतर चाय के बागान के लिए की जाती है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? भूस्वामी जो भूस्वामी हैं उनसे गवर्नमेंट अब उनकी जो ज़मीन है वो लीज पर ले रही है और इस पर चाय बागान की स्थापना की जा रही है। तो ये थे हमारे कुछ फसलें और उसके बाद हमने देखा कुछ फल फ्रूट्स। तो आइए शुरू करते हैं कृषि नीति के बारे में। चूँकि आपको ज्ञात होगा कृषि नीति की शुरुआत उत्तराखंड में 2011
12 से की गई है। तो पढ़ लेते हैं कृषि नीति 2011, एक इम्पोर्टेंट है कृषि नीति 2011। तो आइए शुरू करते हैं कृषि नीति 2011 को। तो चूंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि नई कृषि नीति की शुरुआत उत्तराखंड में वर्ष 2011-12 से की गई थी, जिसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मैदानी क्षेत्रों में मृदा स्वास्थ्य सुधार, कि जो मैदानी क्षेत्र है इसमें मिट्टी का सुधार कैसे किया जाए। नंबर 2, पर्वतीय क्षेत्र में मृदा एवं नमी संरक्षण एवं वर्षा जल संरक्षण। देखिए जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें मिट्टी का संरक्षण कैसे किया जाए, नमी संरक्षण कैसे किया जाए तथा वर्षा का जल संरक्षण कैसे किया जाए, इसलिए यहाँ पर घुमावदार सीढ़ी नुमा बोल सकते हैं कि कृषि का उपयोग या कॉन्सेप्ट यहीं से आपको देखने को मिला है। तो 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लघु एवं सीमांत कृषक, छोटे एवं कम सीमा या कम भूमि वाले किसानों के लिए जैविक विधि के अंतर्गत फर्म इकोनॉमिक्स मॉडलों का विकास किया जाए। ध्यान रखिएगा, फर्म्स इकोनॉमिक्स मॉडलों के विकास के लिए उत्तराखंड राज्य माना जाता है कि यहाँ पर फर्म्स इकोनॉमिक्स मॉडलों का विकास किया जाए। ऐसा कृषि नीति 2011 में संपादित किया गया था। इसी के साथ साथ सिंचाई एवं जल प्रबंधन की व्यवस्था की गई कि किस प्रकार उत्तराखंड में हर भूमि को सिंचाई एवं जल प्रबंधन का विकास किया जाए। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट है आपका कि फसल उत्पादन से संबंधित समस्याओं और इनके निवारण हेतु कृषि शोध यंत्र की स्थापना की जाए और साथ में पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी सामूहिक कृषि संविदा कृषि को प्रोत्साहन दिया जाए। ध्यान रखिएगा, जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें जो चकबंदी तथा सामूहिक कृषि है या जो संविदा कृषि है उसको विभिन्न प्रकार से नए नए आयामों के रूप में उसको प्रोत्साहन दिया जाए। और यही कृषि नीति 2011 के बारे में कहा गया है कि कृषि नीति जो 2011 थी वो मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य के लिए एक बोल सकते हैं कि बहुत अधिक से अधिक बहुत इंपॉर्टेंस उभरी है। तो कृषि नीति 2011 के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड में कृषि विकास हेतु संचालित राज्य एवं केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, योजनाएं पढ़ना बहुत जरूरी है, राज्य सरकार की हो चाहे या केंद्र सरकार की हो। योजनाएं आपकी एग्जाम्स में पूछी ही जाती है, चाहे वो प्री में हो चाहे वो मेंस में हो। कई बार इंटरव्यू में तक योजनाओं के बारे में कुछ ना कुछ आपसे बात या चर्चा की जा सकती है। आइए शुरू करते हैं नंबर 1 वाला, वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी एकीकृत आदर्श ग्राम योजना। वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी, ये तो नाम हो गया। अब योजना है एकीकृत आदर्श ग्राम योजना। देखिए एकीकृत आदर्श ग्राम योजना क्या है कि जो असिंचित कृषि वाले क्षेत्र हैं जिनमें सिंचाई की व्यवस्था कम है या जिसमें सिंचाई की व्यवस्था ना के बराबर है, उनमें किस प्रकार से सिंचाई साधन विकसित किए जाएं, और यह योजना उसी के लिए लेके आई थी। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता था कि जो सिंचाई साधन है उनको विकसित किया जा रहा था, जो असिंचित क्षेत्र है उनको सिंचित किया जा रहा है। और यह योजना 2017-18 में शुरू की गई। कब शुरू की गई थी यह योजना? 2017-18 में शुरू की गई, और जिसमें कृषक के 100 एक क्लस्टर में सम्मिलित होंगे। ध्यान रखिएगा, कृषक के 100 एकड़ लगभग क्षेत्र आप बोल सकते हैं कि इस क्लस्टर में सम्मिलित होंगे। इसी के साथ साथ अगली योजना का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यदि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 3 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत इन्होंने की। कब की थी? तो 3 जनवरी 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा, कब की गई? 3 जनवरी 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। और यह योजना, ध्यान रखिएगा, जो बोल सकते हैं कि जो जोखिम वाले क्षेत्र हैं, आग वाले क्षेत्र हैं, प्राकृतिक रूप से जो फसल नष्ट हो रही है या चक्रवात के रूप में जो फसल नष्ट हो रही है, उनमें जो कृषि में हानि होती है या कभी कृषि उपज में जो हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति को लिए एक बीमा बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और उस बीमा का रिकवरी गवर्नमेंट प्रदान करती है। उसी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई थी। ध्यान रखिएगा, नाम समझ में आ जाएगा, फसलों का बीमा किया जाता है इसमें, और जब फसल प्राकृतिक रूप से या नष्ट हो जाती है तो फिर उसमें बीमा आप कंपनी में क्लेम कर सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जानी जाती है। अगली योजना का नाम है कोरवेली बीज उत्पादन योजना। चूंकि कोरवेली बीज उत्पादन योजना की बात करें तो इसका संचालन पर्वतीय क्षेत्रों में बीजों की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। कि कोरवेली बीज उत्पादन योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर बीज की कमी है उसको किस प्रकार से दूर किया जाए।
अगली योजना का नाम है कृषि कवच योजना। यदि कृषि कवच योजना की बात करें तो कृषि कवच योजना के अंतर्गत सीमांत एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों को निःशुल्क दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाता है। इसमें दुर्घटनाग्रस्त किसानों को लगभग 50,000 तक की राशि भी उपलब्ध कराई जाती है। मतलब जो सीमांत हैं और जो गरीबी रेखा के नीचे जो किसान हैं उनको निःशुल्क दुर्घटना बीमा उपलब्ध भी कराया जाता है। कृषक कवच योजना मतलब कृषक की कवच योजना है, लगभग उसको 50,000 रुपये दुर्घटनाग्रस्त किसानों को राशि उपलब्ध भी कराई जाती है। अगली योजना का नाम है व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना। देखिए, व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना की यदि बात की जाए तो इस योजना के अंतर्गत राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों के किसान जो हैं वो खेतीहर जो मजदूर हैं और जो मंडी मजदूर हैं उनको शारीरिक क्षति होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और लगभग मृत्यु होने की स्थिति में उनको 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना में प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत आपके राज्य के जो अधिसूचित क्षेत्र के किसान हैं, खेतीहार हैं, मजदूर हैं, मंडी मजदूर हैं, इनको यदि कोई शारीरिक क्षति होती है तो थोड़ा कम पैसा और मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगली योजना का नाम है आपका बीज ग्राम योजना। देखिए, बीज ग्राम योजना की बात करें तो कृषि के जो केंद्र सरकार की बीज ग्राम योजना है, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजना के अंतर्गत चयनित शिक्षकों को 50% अनुदान पर बीज प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिए, शिक्षक नहीं है, ये कृषक है, ये यहाँ पे कृषकों को, ये मिसप्रिंट है जिसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं, कृषकों के लिए। तो बीज ग्राम जो योजना है वो केंद्र सरकार द्वारा चयनित की जाती है और केंद्र सरकार द्वारा इसको लागू किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा इसमें कुछ कृषक चयनित किए जाते हैं जिनको 50% अनुदान पर बीज प्रदान किया जाता है। अगली योजना का नाम है मुख्यमंत्री बीज ग्राम योजना। आप लोगों को ज्ञात होगा कि यह योजना केवल कुछ चयनित गांवों में संचालित है, जिसमें बीज अनुदान पर बोल सकते हैं कि बीज अनुदान पर इसको बीजों को उपलब्ध कराया जाता है मुख्यमंत्री के रूप से, जो बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है जिसमें बीज उनको बांटे जाते हैं। अगली योजना की बात करते हैं। अगली योजना है आपकी कृषक सूचना एवं परामर्श केंद्र। देखिए, कृषक सूचना और परामर्श केंद्र के नाम से आपको नाम से ही जानकारी मिल गई होगी कि कृषकों को कृषि संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है और राज्य के विकास खंड स्तर पर कृषक सूचना एवं परामर्श केंद्र भी इसी योजना के अंतर्गत धीरे धीरे खोले गए हैं। इसी के साथ साथ शुरू करते हैं अगली योजना का नाम है, अगली योजना है हमारी किसान रत्न सम्मान योजना। चूंकि किसान रत्न सम्मान योजना की यदि बात करें तो 2010 में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों को संगठित करने हेतु किसान रत्न परियोजना या किसान रत्न सम्मान योजना शुरू की गई थी कि जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करा है जिन्होंने कृषि एवं पशुपालनों में, उनको संगठित किया जाए और उनका सम्मान किया जाए, जिससे कृषक हेतु एक नई, बोल सकते हैं कि भावुकता पैदा हो, कृषि हेतु एक नया विकास शुरू हो और अच्छा भी है, कृषकों का सम्मान भी किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ अगली योजना की बात करें तो अगली योजना है कृषि आमदनी बीमा योजना। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि यदि कृषि आमदनी बीमा योजना की बात करें तो यह योजना 20 जनवरी 2004 में शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा, यह है, थोड़ा मिसप्रिंट है जिसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं। यह योजना 20 जनवरी 2004 में शुरू की गई थी, जिसमें विविध किसानों को प्राकृतिक आपदा के समय 70% तथा अन्य को 50% प्रीमियम भारत सरकार द्वारा दिया जाता है कि यदि जो किसान हैं उनकी जो फसल है यदि किसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा आती है तो उसको 70% प्रीमियम भारत सरकार या 50% जो अन्य लोग हैं उनको भारत सरकार द्वारा प्रीमियम उपलब्ध कराया जाता है। अगली योजना का नाम है आपका कृषि चैनल योजना। ये चैनल नहीं है, चैनल है, ध्यान रखिएगा, कृषि चैनल योजना। तो 21 जनवरी 2004 से किसानों को कृषि संबंधित जानकारी हेतु इस योजना का शुरू किया गया कि अब कृषकों के लिए एक चैनल भी होगा जिसमें कृषि से संबंधित नई नई टेक्निक्स, नए नए उद्योग, कृषि हेतु नई नई पीढ़ी को समझाया जाए, कृषि किस प्रकार से की जाए, क्या फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाएँ या क्या नॉन फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाएँ, या कम से कम उनको उत्पादकता क्षमता उनकी बढ़ाई जाए, या विभिन्न प्रकार के कृषि जो आयाम हैं उनको बढ़ाने के लिए कृषि चैनल व्यवस्था शुरू की गई थी। आइए अगली परियोजना का नाम है कृषि विविधीकरण परियोजना।
यदि कृषि विविधीकरण परियोजना की बात की जाए तो यह परियोजना राज्य में मई 2001, ध्यान रखिएगा, मई 2001 से लागू की गई है और इसका मुख्यालय देहरादून में अवस्थित है। और यह परियोजना किसानों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती है। कृषि विविधीकरण योजना, ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून है। और ये परियोजना जो है वो कृषकों को अलग अलग प्रकार की सहायता प्रदान करती है। अगली योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखिएगा, हर खेत को पानी। आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि भैया कहीं ना कहीं सरकार द्वारा हर खेत को पानी दिया जा रहा होगा। इस योजना के अंतर्गत 11.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल को उपचारित किया गया है और इसके अंतर्गत लघु सिंचाई के माध्यम से पेयजल स्रोतों का विकास किया गया और सतह एवं भूमिगत जल दोनों को ही इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। और क्षेत्र में जो जल वितरण प्रणाली है, क्षेत्र की जो जल वितरण प्रणाली है उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और जल वितरण एवं जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे हर खेत को पानी दिया जाए। और जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक एवं मानवीय स्रोत हैं जल के, उनको उनको जल उनमें जल को बढ़ाया जाएगा ताकि ध्यान रखिएगा जिसमें हर व्यक्ति को हर खेत में पानी मिले। और यही इस मुख्य योजना का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है, हर खेत को पानी। आइए शुरू करते हैं। अगली योजना है उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशंस। उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन की यदि बात की जाए तो राज्य में गुणात्मक, ध्यान रखिएगा, राज्य में गुणात्मक बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन, बीज सीड सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेशन अधिकरण 14 मार्च 2001 से स्थापित किया गया है। कब से स्थापित किया गया है? 14 मार्च 2001 से स्थापित किया गया है। और एजेंसी का जो मुख्य कार्य है वो बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत अधिसूचित फसल प्रजातियों के बीजों का मानक अनुरूप प्रमाणीकरण माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्य कार्य है वो बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के फसल प्रजाति हैं जिनके जो बीज मानक दिए गए हैं उनका प्रमाणीकरण करना होता है उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन के द्वारा, जो कि 14 मार्च 2001 से स्थापित की गई थी। अगली है आपकी एजेंसी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की यदि बात की जाए तो शासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक मानकों के अनुरूप देश तथा विदेश में जैविक प्रमाणीकरण कार्यों के संचालन हेतु 8 जून 2006 से उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन एजेंसी का देहरादून को प्राधिकृत कर अनुज्ञापन जारी किया गया है। देखिए सीधी सी बात है, 8 जून 2006 से उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी कहाँ खोलने जाने की बात है? देहरादून में। इसको देहरादून में खोली गई है और देहरादून को प्राधिकृत कर अनुज्ञापन जारी किया गया है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा, जो कि जैविक अंतर्राष्ट्रीय रूप से जैविक मानकों के अनुरूप देश तथा विदेश में जैविक प्रमाणीकरण के कार्यों को संचालित करती है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। आइए नेक्स्ट कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। अगला कार्यक्रम है आपका मृदा परीक्षण कार्यक्रम। यदि मृदा परीक्षण कार्यक्रम की बात की जाए तो राज्य में मृदा उर्वरता के परीक्षण हेतु सभी जनपदों में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बनाई गई है, जो कि सूक्ष्म तत्वों एवं विश्लेषण की इसमें सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मिट्टी की जांच की जाती है, उसका पीएच मान मापा जाता है तथा उनके लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं अन्य भी चलाई जाती हैं। समय समय पर गाँव गाँव पर परीक्षण भी किए जाते रहे हैं। अगली योजना की बात करें तो जैविक खाद एवं उर्वरक। देखिए जैविक खाद और उर्वरक के लिए यदि बात की जाए तो मृदा में जो उपयोगी पोषक तत्व हैं, ध्यान रखिएगा, यदि हम जैविक खाद और उर्वरक की बात करें, देखिए ये एक योजना नहीं है, एक नया टॉपिक है आपका जैविक खाद एवं उर्वरक। ये योजना यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। यदि नए टॉपिक की बात करें कि जैविक खाद और उर्वरक क्या होते हैं, तो आप सभी को ज्ञात होगा कि जो मृदा में उपयोगी पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा को बढ़ाने के लिए जैविक खादों का उपयोग सर्वप्रथम किया गया था। और जैविक खादों का उपयोग प्राकृतिक रूप से ही किया जा रहा है और परंपरागत स्रोत भी इसको माना जाता है। और राज्य में जैविक उर्वरकों के उत्पादन की इकाई की बात करें तो राज्य में कई प्रकार की इकाइयां हैं जो जैविक खाद एवं उर्वरक को बढ़ावा दे रही हैं। ध्यान रखिएगा, जो जैविक खाद एवं जो उर्वरक हैं वे क्या करते हैं, जो मिट्टी की क्षमता होती है, चाहे वो जल संधारण क्षमता हो, चाहे वो उसकी उत्पादन क्षमता हो, उनको बनाए रखती है, उनको बढ़ाए रखती है, ना कि फर्टिलाइजर के जैसे काम करती है। तो जैविक खाद और उर्वरक की यदि हम देखें तो जैविक राज्य की बात करें तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड राज्य को खेती के लिए, किस खेती के लिए? जैविक खेती के लिए। उत्तराखंड राज्य को जैविक खेती प्रोत्साहित करने के लिए जैविक राज्य घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड को जैविक राज्य घोषित किया गया है। अगली योजना है हमारी ई राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना, यदि इस परियोजना की बात की जाए तो उत्तराखंड के 5 उपज मंडी, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की 5 उपज मंडी जैसे हरिद्वार, काशीपुर, रायपुर,
किच्छा, गदरपुर तथा सितारगंज का चयन इसमें ई राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना में किया गया है, जिसमें किसान अपनी उपज की ऑनलाइन बिक्री कर सकता है तथा व्यापारी उसकी ऑनलाइन खरीदी भी कर सकता है। मतलब इसमें सब काम ऑनलाइन होगा, खरीदी भी ऑनलाइन हो सकती है, बिक्री भी ऑनलाइन हो सकती है। और 5 क्षेत्र में शुरू की गई 5 उपज मंडियों में हरिद्वार मंडी, काशीपुर मंडी, रायपुर मंडी, किच्छा, गदरपुर मंडी और सितारगंज मंडी में ई राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अगला परियोजना है आपका मेगा फूड पार्क परियोजना। ध्यान रखिएगा, मेगा फूड पार्क परियोजना की यदि बात की जाए तो मेगा फूड पार्क परियोजना में राज्य में 100 एकड़ की लागत से, ध्यान रखिएगा, राज्य में 100 एकड़ की लागत से 2 मेगा फूड पार्क पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क हरिद्वार तथा हिमालय मेगा फूड पार्क महुआ खेड़ा काशीपुर में स्थापित किए गए। ध्यान रखिएगा, 100 करोड़ की लागत से 2 मेगा फूड पार्क उत्तराखंड स्टेट में है। पहला है आपका पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क जो कि हरिद्वार में स्थित है, और क्षमा चाहता हूँ, और द्वितीय है आपका हिमालय मेगा फूड पार्क महुआ खेड़ा काशीपुर में स्थापित किया गया है। आइए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, उत्तराखंड में सिंचाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तराखंड में सिंचाई। इसके पूर्व हमने देखा फसलें, विभिन्न प्रकार की योजनाएं। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड में सिंचाई। तो सिंचाई की सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे हम सिंचित क्षेत्रफल में। ध्यान रखिएगा, सिंचित क्षेत्रफल में राज्य में बोए, ध्यान रखिएगा, राज्य में बोए गए कुल कृषि भूमि के लगभग 47% भाग पर सिंचाई की जाती है, जिसमें कुआं, तालाब, नदी, झील, नहर, नलकूप आदि साधनों का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। और यदि हम गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल में कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 50% भाग पर कुआं, तालाब, झील, पोखरों आदि स्थानों से सिंचाई की जाती है। मतलब कह सकते हैं कि जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है इसमें लगभग 50% के माध्यम से कुआं, तालाब, झील, पोखरों आदि स्थानों आदि साधनों से, ध्यान रखिएगा, आदि साधनों से सिंचाई की उपयोगिता की जाती है, सिंचाई की जाती है। और इसी के साथ साथ नहरों, ध्यान रखिए, नजरों नहीं है, नहरों, क्षमा चाहता हूँ, नहरों से लगभग 45% भाग पर सिंचाई की जाती है। और नलकूपों की बात करें तो नलकूप से लगभग 5% भाग पर सिंचाई की जाती है। नहरों से 45%, नलकूप से 5% भाग पर सिंचाई की जाती है। और राज्य में सर्वाधिक वन की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक वन न्यूनतम सिंचित क्षेत्र उधम सिंह नगर चमोली जिले में है। उधम सिंह नगर व चमोली जिले में न्यूनतम सिंचित क्षेत्र माना जाता है। तो ये था आपका एक, हमने टोटल देखा कि किस प्रकार से सिंचाई व्यवस्था उत्तराखंड में मिलती है। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सिंचाई के प्रमुख साधन कि उत्तराखंड में कौन कौन से सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे नलकूप द्वारा सिंचाई व्यवस्था। चूंकि यदि हम बात करें राज्य की तो राज्य में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण तथा कई क्षेत्रों में सिंचाई हेतु नलकूपों का सहायता ली जा रही है, हेडपंप का उपयोग किया जा रहा है। और ये हेडपंप ध्यान रखिएगा, जो पंप होते हैं, माफ़ कीजिएगा, नलकूप जो होते हैं इनमें मोटर का उपयोग किया जाता है। हेडपंप तो आजकल लगना बंद हो गए, नलकूपों का इसमें मोटर्स का उपयोग किया जाता है। और नलकूपों से गढ़वाल क्षेत्र में लगभग 5.57% भाग, जबकि अन्य क्षेत्र में 44.57% भाग पर बोल सकते हैं कि सिंचाई की जाती है। ध्यान रखिएगा 55 है ये, माफ़ी चाहूँगा मैं, 5 नहीं है 55 है, ध्यान रखिएगा। तो 55.57% पर गढ़वाल क्षेत्र में सिंचाई की जाती है और बाकी का जो क्षेत्र बचता है उसमें लगभग 44.57% भाग पर सिंचाई की जाती है अन्य क्षेत्रों में। और कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र का उधम सिंह नगर, नैनीताल जिला और गढ़वाल क्षेत्र के हरिद्वार जिलों में नलकूपों का विस्तार सबसे अधिक है। पूछ सकते हैं कि भैया नलकूपों का विस्तार सबसे अधिक कहाँ कहाँ पर है, तो कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर, नैनीताल जिला और गढ़वाल क्षेत्र के हरिद्वार जिलों में नलकूपों का विस्तार अधिक माना जाता है। इसी के साथ साथ वर्ष 1985 से राज्य में लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत निःशुल्क बोरिंग योजना भी चलाई जा रही है। कौन सी? निःशुल्क बोरिंग योजना सन 1985 से लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है। आइए अब अगली सिंचाई के बात करते हैं, तो वह आपकी गूले एवं पोखर द्वारा सिंचाई। देखिए, गूले और पोखर के द्वारा सिंचाई की यदि बात की जाए तो गूले का निर्माण मुख्य रूप से प्राकृतिक गदेरों के पानी के संचय तथा सिंचाई के उपयोग हेतु किया जाता है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 की यदि बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अंतर्गत मार्च 2018 तक 30,535 किलोमीटर सिंचाई गुल का निर्माण किया गया है। कितना?
30,535 किलोमीटर सिंचाई गुल का निर्माण किया गया है। इसी के साथ साथ वर्षा ऋतु में पानी के तीव्र बहाव से गुले प्राय क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और इस अवस्था में पोखर का निर्माण किया जाता है, जिनमें वर्षा का जो जल हो एकत्रित हो जाता है और स्थानीय भाषा में से खाल भी कहा जाता है। देखिए होता क्या, एक प्रकार से गड्ढे बना दिए जाते हैं, एक प्रकार से पोखरों का निर्माण किया जाता है। जब बरसात होती है तो वह पोखर या गड्ढे भर जाते हैं, जिन्हें आम भाषा में खाल के रूप में भी जाना जाता है। अगली व्यवस्था की बात करते हैं तो अगली है आपकी नहरों द्वारा सिंचाई व्यवस्था। चूंकि आपको ज्ञात होगा कि भैया उत्तराखंड राज्य में नदियों का विकास बहुत अधिक है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने देखा था नदी व्यवस्था, आप देख लीजिएगा वीडियो क्रमांक 9। और हम बात कर रहे थे कि राज्य में नहरों और सिंचाई की बात करें तो आपको ज्ञात होगा कि राज्य में नदियां हैं, परंतु सिंचाई व्यवस्था आज भी इतनी विकसित नहीं हो सकी, क्योंकि यह जो प्रणाली होती है बहुत अधिक खर्चीली होती है। और यदि हम उत्तराखंड की भू संरचना की बात करें तो उत्तराखंड की जो भू संरचना है एक बहुत विषैली है। अनेक प्रकार से इसमें विषमताएं पाई जाती हैं, विषैली नहीं, माफ कीजिएगा, विषमताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर विकास नहीं हो पाया है नहरों का। और इसी के अंतर्गत यदि हम आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 की बात करें तो दिसंबर 2018 तक सिंचाई के विभाग अधीन 2,968 छोटे पर्वतीय एवं भवन नहरें आपको देखने को मिलेगी। कितनी? 2968 छोटी पर्वतीय एवं भवन नहरें आपको उत्तराखंड देखने में, उत्तराखंड सरकार के या बोल सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में आपको नहरें देखने को मिलेंगी। यदि हम प्रमुख नहरों की बात करें कि कौन कौन सी नहर है आपकी, तो सर्वप्रथम बात करते हैं ऊपरी गंगा नहर। यदि ऊपरी गंगा नहर की बात की जाए तो ऊपरी गंगा नहर राज्य की सबसे पुरानी नहर मानी जाती है, जिसका उद्गम स्थल की बात करें तो ऊपरी गंगा नहर का जो उद्गम स्थल है वो हरिद्वार से है और जिसका निर्माण लॉर्ड डलहौजी ने 1842 से 1854 के मध्य कराया था। तो आप कह सकते हैं कि ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हरिद्वार में लॉर्ड डलहौजी ने 1842 से 1854 के मध्य करवाया। और यह नहर हरिद्वार में गंगा के दाहिनी ओर से निकलकर कहाँ तक जाती है, ध्यान रखिएगा, तो जो गंगा है वहाँ के दाहिनी ओर से निकलती है और कानपुर तक जाती है और हरिद्वार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में ऊपरी गंगा नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। कौन से क्षेत्रों में? हरिद्वार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में ऊपरी गंगा नहर द्वारा इसमें सिंचाई की जाती है। अगला है आपका शारदा नहर। यदि शारदा नहर की बात की जाए तो शारदा नहर उत्तराखंड नेपाल सीमा पर चंपावत जिले के बनवासा से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है? उत्तराखंड नेपाल सीमा पर चंपावत जिले के बनवासा से निकाली गई है। और इस नहर के निर्माण की बात की जाए तो 1928 में शारदा नदी पर शारदा नहर का निर्माण हुआ था, जिसमें चंपावत व उधम सिंह नगर जिलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी सिंचाई सुविधा शारदा नहर से प्राप्त होती है। मतलब कह सकते हैं कि जो शारदा नहर है उसका जल का उपयोग उत्तर प्रदेश राज्य में भी सिंचाई के लिए किया जाता है। अगली नहर की बात करेंगे, अगली नहर है आपकी रामगंगा नहर। यदि रामगंगा नहर की बात की जाए तो रामगंगा नहर कालागढ़ पोली गढ़वाल के पास बांध लगाकर निकाली गई है और इस नहर से लगभग 3,200 किलोमीटर लंबी नहरों की श्रृंखला से उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जो रामगंगा नहर है उससे उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है और यह कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल के पास जो बांध है वहाँ से बनाकर रामगंगा नहर को निकाला गया है और लगभग 3200 किलोमीटर लंबी नहर श्रृंखला रामगंगा नहर शहर बनाती है। अगली नहर की बात करें तो अगली नहर है आपकी पूर्वी गंगा नहर। नगर नहीं है, नहर, माफ़ी चाहूँगा, नहर। यदि हम पूर्वी गंगा नहर की बात करें तो पूर्वी गंगा नहर हरिद्वार में नवनिर्मित भीमगोड़ा सिर के बाएं ओर से निकाली गई है, जिसकी लंबाई 48.55 किलोमीटर है और क्षमता की बात करें तो 1.374 क्यूसेक इसकी पूर्वी गंगा नहर की क्षमता है। चंदोक, नगीना, नहटोर इस नहर से निकाली गई प्रमुख शाखाएं हैं और ये जो शाखाएं हैं नहर की जो शाखाएं हैं ये हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के बिजनौर तथा मुरादाबाद को भी सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी आप बोल सकते हैं कि नहरें बनाई गई हैं जो उत्तराखंड राज्य को तो सिंचाई व्यवस्था दे ही रही हैं, साथ में उत्तर प्रदेश में भी सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। इसी के साथ साथ अगला है आपका भीमताल झील की बात करें तो जो भीमताल झील है, आपने सुना होगा कि भीमताल झील उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। और कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है आपकी भीमताल, जिसमें कई छोटी नहरें निकाली गई हैं और यह नहरें नैनीताल जिले में कई क्षेत्रों में सिंचाई हेतु विभिन्न प्रकार से सहायक होती है। अगला बांध है आपका जमरानी बांध। देखिए जमरानी बांध की यदि बात की जाए तो जमरानी बांध को 1975 में सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति मिल गई थी और यह बांध उधम सिंह नगर व नैनीताल जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करता है। कब मिली थी? 1975 में मिली थी। और कहाँ मिल रहा है?
कहाँ कहाँ इसकी सिंचाई व्यवस्था देता है ये, तो उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में जमरानी बांध सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराता है। अगला है आपका टिहरी बांध। देखिए टिहरी बांध की यदि बात की जाए तो टिहरी बांध का शिलान्यास 1978 में हुआ और वर्ष 2006 में इस परियोजना ने बिजली उत्पादन का कार्य शुरू किया। यह बांध की बात की जाए तो जो टिहरी बांध है वो भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना है। ध्यान रखिएगा, जो टिहरी बांध है वो भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना है, जो एशिया का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। जबकि यह विश्व का कौन सा नंबर का है? ध्यान रखिएगा, विश्व का 5वें नंबर का सबसे उच्च वास वाला बांध है। और इस परियोजना से 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जो राज्य की टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार जनपदों को सिंचाई व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है। पहली बात तो एशिया का सबसे बड़ा बांध है और भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना हुआ है। 1978 में क्या रखा गया था भैया? शिलान्यास किया गया था और 2006 में यहाँ से क्या होता है, 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन की यहाँ पर शुरुआत कर दी गई थी। अगली प्रणाली की यदि बात की जाए तो एक प्रणाली के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और नई टेक्नोलॉजी इससे कहीं ना कहीं इसको अग्रसर कर रही है। वह है आपकी ड्रिप तथा स्प्रिंकलर प्रणाली। आपने देखा होगा ड्रिप बूंद बूंद स्प्रिंकलर प्रणाली, इसका हिंदी में नाम होता है बूंद बूंद प्रणाली। देखिए इसमें क्या होता है हम देख लेते हैं। बूंद बूंद प्रणाली में तो ड्रिप या स्प्रिंकलर प्रणाली की यदि बात की जाए तो यह सिंचाई प्रणाली कम पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों के लिए उत्तम मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, यह सिंचाई व्यवस्था जो है वो कम पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों के लिए उत्तम मानी जाती है। कि जो कम सिंचाई व्यवस्था वाले क्षेत्र हैं वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बूंद बूंद पानी आता है और इससे पानी का अधिक बोलते हैं उपयोग भी नहीं होता, मतलब पानी खराब भी नहीं होता है और अच्छी से सिंचाई व्यवस्था भी मिल जाती है। और इस व्यवस्था में क्या होता है, जो तकनीक है, जो इस तकनीक है इसमें स्प्रिंकलर के माध्यम से पौधों में जल आपूर्ति की जाती है। मान लीजिए ज़मीन है और इसमें स्प्रिंकलर लगा जाते हैं जो कि ऐसे बरसात करते हैं, इसमें बूंद बूंद पानी आता है और ये पौधों में जल आपूर्ति धीरे धीरे करते रहते हैं। और राज्य की औद्योगिक फसलों के लिए यह तकनीकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली को क्या करते हैं, जो फसल है उसको मुख्य पंक्ति, उप पंक्ति तथा पार्श्व पंक्ति के तंत्र के रूप में बना दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, मुख्य पंक्ति, उपपंक्ति और पार्श्व पंक्ति। ध्यान रखिएगा, जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली है उसको मुख्य पंक्ति, उपपंक्ति तथा पार्श्व पंक्ति के तंत्र में लंबाइयों के अंतराल के साथ साथ उत्सर्जन बिंदु का उपयोग कर पानी वितरित किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, एक जैसे मान के चलिए कि फसल है, यहाँ पर पाइप डाल देते हैं और पाइप में छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं, जिसमें 3 प्रकार की पंक्तियाँ बनाती है, मुख्य पंक्ति, उपपंक्ति और पार्श्व पंक्ति बनाई जाती है। और ये जो पंक्तियों से पानी, ये जो छेद है छोटे छोटे, इन छेदों से पानी निकलता रहता है जो कि वहाँ पर सिंचाई देता है। तो ड्रिप तथा स्प्रिंकलर प्रणाली अलग अलग प्रणाली है। ध्यान रखिएगा, इस ड्रिप प्रणाली में नीचे होता है और जो स्प्रिंकलर प्रणाली है इसमें ऐसा सिस्टम लगा रहता है, ऐसा मैकेनिज्म लगा रहता है। ध्यान रखिएगा। अगला बांध की बात करें तो अगला बांध है आपका नानक सागर बांध। यदि नानक सागर बांध की बात की जाए तो नानक सागर बांध नैनीताल से निकलने वाली नहटौर नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? नहटौर नदी पर नानक सागर बांध स्थित है। और कहाँ से निकलता है? नैनीताल से निकलता है। नहटौर नदी पर स्थित है नानक सागर बांध और इससे नहरें निकालकर नैनीताल, ऊधम सिंह नगर के जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जो नानक सागर बांध है उससे नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के जिलों को सिंचाई सुविधा दी जाती है। तो ये थी सिंचाई सुविधा के बारे में हमने देखा। और आइए अगला टॉपिक शुरू करते हैं, पशुपालन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पशुपालन। चूंकि आपको ज्ञात होगा कि उत्तराखंड राज्य की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर डिपेंडेंट है, तो उत्तराखंड में पशुपालन भी अधिक होगा। और पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग माना जाता है। और यदि भारत में पशु गणना की यदि बात करें तो भारत में पशु गणना कार्य 1910 से 1920 तक किया जा रहा है। और 19वीं पशु संगणना के अनुसार यदि हम उत्तराखंड राज्य की पशु गणना की बात करें या पशुधन की बात करें तो लगभग 50.22 लाख कुल पशुधन है यहाँ पर। और कुक्कुटों की कुल संख्या की बात करें तो कुक्कुटों की कुल संख्या है यहाँ पर 46.42 लाख। ध्यान रखिएगा, कुक्कुटों की कुल जनसंख्या 46.42 लाख है। और राज्य में पशुपालन विभाग की स्थापना के साथ ही पशुधन के विकास हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, पशु प्रजनन केंद्र आदि के साथ अन्य केंद्र भी खोले गए हैं। और राज्य में 16 चिकित्सालय, 1 सदन पशु चिकित्सालय तथा 38 पशु सेवा केंद्र हरिद्वार जनपद में भी शामिल या संचालित होते हैं। तो कितने? राज्य में 16 चिकित्सालय हैं, 1 सदन पशु चिकित्सालय है, 1 सघन, ध्यान रखिएगा सदन नहीं सघन
एक सघन पशु चिकित्सालय है और 38 पशु सेवा केंद्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पशु संबंधित कुछ क्वेश्चन अगर आपके बनते हैं तो इसमें से आपको देखना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं, पशुधन विकास के बारे में बात करते हैं। तो पशुधन विकास में यदि हम देखें तो राज्य में पशुधन विकास के हेतु उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, देहरादून पशु कल्याण एवं पशु चिकित्सा परिषद का गठन किया गया है। किस किस का गठन किया गया है? उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, उत्तराखंड पशु कल्याण एवं पशु चिकित्सा परिषद का गठन किया गया है और गोवंशी पशुओं के संरक्षण हेतु गौ सेवा आयोग का गठन भी किया गया है। ध्यान रखिएगा, गौ सेवा आयोग का गठन करने वाला राज्य उत्तराखंड है। गोवंशी पशुओं के संरक्षण हेतु किया गया है और पशुलोक को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना गोवंश शोध एवं विकास हेतु भी इसका उपयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, पशु ये जो गौ सेवा लोक है, ध्यान रखिएगा गौ सेवा पशु जो लोक है इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संस्थान की स्थापना भी की गई है और गोवंश हेतु शोध एवं विकास का भी इसमें कार्य किया जाता है गौ सेवा आयोग में। इसी के साथ साथ देहरादून जिले के श्यामपुर में अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है, जिसे केंद्र सरकार ने ISO 9001-2000 स्तर पर इस प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो श्यामपुर में अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र है इसको ISO प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ साथ चिकित्सीय जांच हेतु पौड़ी एवं नैनीताल जिलों में 2 प्रयोगशाला स्थापित की गई हैं और महिलाओं की श्रम बचत हेतु प्रत्येक ब्लॉक में एक चारा बैंक भी खोला गया। ध्यान रखिए, इसमें चारा बैंक भी खोला गया। और यदि हम चारे की बात कर रहे हैं तो चारे के लिए अभिनव जवाहर योजना के अंतर्गत चारा विकास परियोजना भी शुरू किया गया है, जो राज्य के 11 जिलों में एक एक वन पंचायत में भी शुरू कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, और चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशु एवं पंतनगर में 2 चारा बैंकों की भी स्थापना की गई है। कहाँ कहाँ पर? पशु एवं पंतनगर में भी, या बोल सकते हैं कि अंतर्गत पशु नहीं है वो, पंतनगर में 2 चारा बैंकों की स्थापना कही की गई। तो आप कह सकते हैं कि वन पंचायत के अलावा भी चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भी पंतनगर में 2 चारा बैंकों की स्थापना भी की गई है, जिसमें चारा मिलता है। आइए बात करते हैं डेयरी विकास की। तो ध्यान रखिएगा, पशुपालन का एक भाग होता है डेयरी विकास, तो पढ़ लेते हैं डेयरी विकास को भी। तो डेयरी विकास में उत्तराखंड के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड के प्रथम दूध संघ की स्थापना हल्द्वानी में 1949 में की गई थी। हल्द्वानी में कब की गई थी? 1949 में हल्द्वानी में इसकी स्थापना की गई थी। और डेयरी विकास हेतु प्रदेश स्तर पर उत्तराखंड सहकारी डेयरी फाउंडेशन, जिला स्तर पर दूध उत्पादक सहकारी संघ और ग्राम सरपंच समितियों का गठन किया गया है। मतलब कह सकते हैं कि 1949 से उत्तराखंड में दूध संघ की स्थापना हल्द्वानी में शुरू की गई और डेयरी विकास हेतु प्रदेश स्तर पर उत्तराखंड सहकारी डेयरी संस्थान, मतलब आप कह सकते हैं कि प्रदेश स्तर पर जो स्टेट स्तर है वहाँ पर उत्तराखंड सहकारी डेयरी फाउंडेशन सिस्टम, जिला स्तर पर दूध उत्पादन सहकारी संघ और ग्राम स्तर की यदि बात करें तो सरपंच समितियों का गठन डेयरी विकास हेतु किया गया है। और राज्य में आंचल ब्रांड से दूध एवं दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। नैनीताल में डेयरी शोध एवं विकास केंद्र भी खोला जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से अमूल दूध है, सांची दूध है, उसी प्रकार से आंचल ब्रांड भी है। और यह कहाँ का है? तो उत्तराखंड का। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का एक अपना आंचल ब्रांड है जो कि दूध एवं दूध के विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करता है और यह पूरे राज्य में इसकी बिक्री भी करता है। और नैनीताल में एक डेयरी शोध एवं विकास केंद्र भी खोला जा रहा है। यदि पशुपालन की बात की जाए तो भेड़ एवं ऊन तथा रेशम विकास के बारे में भी कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, भेड़ एवं ऊन तथा रेशम विकास। तो उत्तराखंड में यदि हम बात करें भेड़ एवं ऊन विकास की, तो उत्तराखंड में भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन कार्यक्रम 2004 में किया गया। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन एवं कार्यक्रम 2004 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु क्षेत्र एवं प्रसार केंद्र की स्थापना भी की गई। ध्यान रखिएगा, इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रसार एवं केंद्र की स्थापना भी की गई है। और राज्य के पौड़ी में सरवन पेड़ परियोजना, ध्यान रखिएगा, राज्य के पौड़ी में सरवन पेड़ परियोजना, मुनि की रेती ऊन श्रेणीकरण तथा क्रय विक्रय केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, क्रय विक्रय केंद्र भी कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? पौड़ी जिले में स्थापित किए गए हैं। इसी के साथ साथ 2016, ध्यान रखिएगा, 2016 में रेशम विकास हेतु राज्य में उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फाउंडेशन का गठन किया गया है। अब क्वेश्चन अगर आ गया कि भैया जी उत्तराखंड में कोऑपरेटिव रेशम फाउंडेशन का गठन कब किया गया है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए 2016 में जनाब, 2016 में
कोऑपरेटिव रेशम फाउंडेशन का गठन उत्तराखंड राज्य में किया गया है और राज्य में मलचरी, तसर, मंगरा तथा एरी प्रकार के रेशम का उत्पादन भी किया जाता है। तो यदि रेशम की यहाँ पर पूछ लिया कि भैया रेशम की कौन कौन सी वहाँ ब्रीड्स मिलती है, तो मलचरी, तसर, मंगरा, एरी प्रकार के रेशम का उत्पादन आपको राज्य में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगला है आपका मत्स्य पालन। चूंकि मत्स्य पालन भी एक इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो आइए मत्स्य पालन को भी पढ़ लेते हैं। तो मत्स्य पालन की यदि बात करें तो उत्तराखंड में मत्स्य पालन नीति को 2002 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2002 में मत्स्य पालन नीति को लागू किया गया। और उत्तराखंड में बोल सकते हैं कि उत्तराखंड मत्स्य पालन लागू करने वाला पहला राज्य, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में नीति लागू करने वाला पहला राज्य है जो 1985 में मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों के लिए दुर्घटना बीमा योजना भी इसमें शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो आप कह सकते हैं कि मत्स्य पालन जो नीति है वो 2002 में लागू की गई और उत्तराखंड राज्य सरकार ने सर्वप्रथम मत्स्य योजना शुरू करी और उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने ऐसा मत्स्य पालन नीति को शुरू किया गया। इसी के साथ साथ 1985 में मछुआरा सहकारी समिति के सदस्यों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई, ध्यान रखिएगा। दुर्घटना बीमा योजना कब शुरू की गई? 1985 शुरू की गई कि जो मछुआ सहकारी समिति के जो सदस्य हैं, यदि उनके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उनका जो बीमा है उसका जो 50% प्रीमियम है वह केंद्र सरकार द्वारा उनको दिया जाता था। यानी कि जो 50% का जो प्रीमियम है वह केंद्र सरकार द्वारा उन श्रमिकों को दिया जाएगा, उन सहकारी समिति के मजदूर, उन सहकारी समिति के सदस्यों को दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ मछुआरों के लिए नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फंड भी बनाया गया है। अब क्वेश्चन आ गया कि भैया जी नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फंड किससे संबंधित है? तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फंड है वो मछुआरों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मछुआरों से संबंधित है। तो आप कह सकते हैं कि मछुआरों के लिए नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फंड भी बनाया गया है और जो राज्य में मत्स्य विकास केंद्र भी स्थापित किए गए हैं जिसमें मत्स्य प्रजनन, बीज उत्पादन तथा प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों की जानकारी भी प्रदान की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आप कह सकते हैं कि राज्य में मछली उत्पादन के लिए भी कई प्रकार के प्रयास किए गए हैं। तो ये था आपका मत्स्य उत्पादन और ये वीडियो यहाँ पर होता है आपका कंप्लीट, जिसमें आज हमने देखा उत्तराखंड में कृषि, पशुपालन एवं विभिन्न प्रकार की सिंचाई परियोजना एवं सिंचाई के कुल साधन। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।